हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक के सारे सेशंस में हमने देखा था, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम पहले वाले सेशन से हम लोग शुरू करें तो पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे हम खुद को जान सकते हैं सो दैट वी कैन बी अ गुड पेरेंट। उसके बाद वाले सेशन में हमने जाना था कि किस तरीके से हमारे टीनेज और प्री टीन एज के बच्चों में जो चेंजेस आने वाले वो कौन से एरिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले, और हमें उनको प्रॉपरली अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो सारी चीजें जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद में बात की थी। थर्ड वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे हम, बिकॉज कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली अ की फॉर अ फाउंडेशन, फॉर टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर एनी रिलेशनशिप। तो हमने थर्ड वाले सेशन में देखा था कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अगर हम लोग यूज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से उनके साथ हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो वो हमने देखा था। अब आज वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उनके जो अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं उनको हम टैकल करके अच्छे से मैनेज करें। बिकॉज अल्टीमेटली अगर उनके साथ झगड़े करेंगे, उनको डांटेंगे, तो उन सारी चीजों से उनके बिहेवियर में हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमें उनके बिहेवियर में चेंज देखने को मिले, राइट? तो गिव मी मोमेंट में मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, देन वी विल बिगिन विद द सेशन। डीलिंग विथ बिहेवियरल चेंजेस। तो जैसा हमने अभी तक के सारे सेशन में बात की थी, प्री टीन और टीन एज में उनके बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, प्लस बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, और वो सारी चीजों को अगर कैसे ठीक से अगर मैनेज करना और वो प्रैक्टिसेस या तो फिर वो स्ट्रैटेजीज अगर हम लोग जानते हैं तो उनके बिहेवियर को अच्छी तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे, प्लस उनके साथ अच्छे से एक रैपो भी बिल्ड कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग काफी सारे अलग अलग बिहेवियर्स देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टबर्ननेस को कैसे टैकल करना है, अगर वो बहुत ज्यादा सीक्रेट कीपिंग कर रहे हैं या तो फिर हमसे सीक्रेट रख रहे हैं तो उनको कैसे हमें ठीक तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, टैकल करना है। फिर अगर बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके इमोशंस फील कर रहे हैं या तो फिर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से उनको भी मतलब हमारे प्री-टीन्स और टीन्स को भी बताया कि उनको कैसे मैनेज करें, यानी अपने बिहेवियर्स को, अपने इमोशंस को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो उसी के बारे में देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट शुड पेरेंट्स डू इन केस ऑफ एंगर। तो प्री टीन्स और टीन एज में हम सबने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वो एंगर देखने को उनके अंदर हमें मिलता है। बिना बात का गुस्सा कर देते हैं, बिना बिना बात के हम हमारे साथ झगड़ा करने लग जाते, या तो फिर उनके कोई सिबलिंग्स होंगे तो उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे पहले तो एज पेरेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि जो एंगर का इश्यू है, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, वो कौन से रीजन से आ रहा है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रीजन से आ रहा है। हम अगर उनको डांटेंगे या तो फिर उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा गुस्सा नहीं करना है, तो वो चीज से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो हमें उसके रूट कॉज को जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एंगर किस चीज से, कौन से बिहेवियर से आ रहा है। तो उसके लिए हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, शांति से उनके साथ बातचीत करनी रहेगी कि जहाँ पे हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लेनी कि उनकी स्कूल में क्या हो रहा है, उनके फ्रेंड्स के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे है, किस तरीके से वो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्या हो रहा है। अगर अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली एंगर का रूट कॉज हमें वही कहीं ना कहीं मिलेगा कि शायद कोई दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, या तो फिर वो दूसरे दोस्त उनको चिढ़ा रहे हैं, बुली कर रहे हैं, बहुत माइनर लेवल पे ऑफ कोर्स। बट उनको उनको दोस्तों के सामने वो गुस्सा नहीं कर सकते, बिकॉज उनको लगेगा कि शायद दोस्तों के सामने गुस्सा कर दिया तो वो हम मुझे उनके ग्रुप में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, राइट? तो वो ग्रुपिज्म की वजह से शायद वो उनके सामने एंगर ना दिखा पाए। अब उनके सामने नहीं दिखा रहे, इसीलिए वो कहीं और तो उनका इमोशन तो उनको दिखाना पड़ेगा, राइट? तो घर पे दिखा रहे, सिबलिंग्स के साथ दिखा रहे। तो ये एंगर का इश्यू सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ वो जानना पड़ेगा। अब इसका रूट कॉज मालूम पड़ गया, देन डेफिनेटली हम उनके साथ बातचीत कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनको अलग अलग वेज दिखा पाएंगे कि अच्छा अगर ये सारी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो उसको कैसे टैकल करना है। सो एज पेरेंट्स सबसे पहले उसका रूट कॉज जानना पड़ेगा, ना कि उनको बहुत से बहुत ज्यादा डांटेंगे या तो फिर मारेंगे या तो फिर बोलेंगे, उससे काम नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, उस सिचुएशन में भी हमें उनको एनकरेज करना है कि आप अपने इमोशंस शेयर करो, बिकॉज जितना ज्यादा इमोशंस को शेयर करेंगे उतना ज्यादा
हम भी उनको समझ पाएंगे, प्लस वो खुद को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या क्या चीजें फेस करे और क्या क्या चीजें उनको एक्सपीरियंस हो रही हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे टैकल करना है, राइट। सो एंगर को सबसे पहले हमें उसका रूट कॉज जानना है और शांति से उनके साथ बातचीत करनी है, उनको और से और ज्यादा जानने का ट्राई करना है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज वी कैन यूज जब हमें उनके अंदर एंगर देखने को मिलता है। अब अगर बच्चे दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिबेलियस बन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, या तो फिर हमने बोला उससे पूरा अपोजिट कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें क्या करेंगे? यूजुअली हम सब जब बच्चे रिबेलियस बिहेव करते हैं तो उनको डांटने लग जाते हैं। तो यूजुअली पेरेंट्स का ये कॉमन कुछ बिहेवियर्स होते हैं कि शायद उनको डांटने लग जाते हैं, उनको बोलने लग जाते हैं, उनको अगर और से और ज्यादा नहीं माने तो शायद उनको एक लपड़ भी लगा सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि रिबेलियसनेस हमें देखने को मिल रही, तो वो सिचुएशन में अगेन सबसे पहले तो उनके साथ बातचीत करो, क्योंकि जितना ज्यादा ओपन कम्युनिकेशन करेंगे उतना प्रॉपरली हम उनको जान पाएंगे। अब ये रिबेलियसनेस क्यों आ रहा है, तो वो जानना पड़ेगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि बच्चों को अब इस एज में थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज बोले, या तो फिर मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि उनको हमें कौन सी चीज में कितना ज्यादा टोकना है, उनको कौन सी चीजें कब तक बताती रहनी है, वो सारी चीजें हमें एक तो सबसे पहले खुद के ऊपर खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो एग्जैक्टली कौन सी चीजों की वजह से उनमें रिबेल्सनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है, राइट। तो वो आइडेंटिफाई करो और धीरे धीरे हमें उनसे दूर होता जाना है, दूर होता जाना इन द सेंस कि हम जो उनको डे टू डे बेसिस पे हर एक चीज बताते रह रहे कि नहीं आपको ये करना है, वो करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, तो वो चीज हमें धीरे धीरे कम करनी है। बिकॉज वो कम नहीं करेंगे तो उनका रेबेलियसनेस बढ़ता ही जाएगा। बिकॉज अब उनको चाहिए इंडिपेंडेंसी, तो उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है और किस तरीके से उनके साथ बातचीत करनी है, किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो रिबेलियसनेस के ऊपर इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि उनको इंडिपेंडेंट बनने दे, ना कि हर एक चीज में उनको टोक 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 कर, राइट। उसके बाद का बिहेवियर आता है डिपेंडेंट। अब अभी तक बच्चे हमारे एक क्लोज एनवायरनमेंट में थे, एक सेफ एनवायरनमेंट में थे, कि जहाँ पे हम उनको अलग अलग चीजें बता रहे थे कि आपको ये करना है, आप ऐसे करो तो आप ये अच्छा होगा, आप वैसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, अगर आपने ठीक तरीके से किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग उनको यूजुअली बताते रहते हैं, तो उनसे एक तो दो उनके एक्सट्रीम रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एक तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिबेलियसनेस हो जाएगा कि अब मुझे मेरे पेरेंट्स की कोई बात माननी ही नहीं है, अब बहुत सुन लिया, अब मुझे कुछ सुनना नहीं है। या तो फिर दूसरा हो पाएगा कि अब वो खुद से फंक्शन ही नहीं कर पा रहे, अब हर बार उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। हम अगर उनको कुछ भी चीज हमें करवानी है, तो उनको गाइडेंस चाहिए होगा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बताएंगे तो ही मैं सारी चीजें करूंगा, अदरवाइज मैं ये चीज नहीं करूंगा, राइट। सो धीरे धीरे उनको डिपेंडेंसी से दूर करते जाना है। सो यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान में रखना है कि पहले डिपेंडेंसी थी, बिकॉज बच्चे कभी भी अलग अपने से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम उनको क्या बोले कि असिस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब धीरे धीरे हमें उनको इंटरडिपेंडेंट बनाना है। इंटरडिपेंडेंट यानी हमारे साथ भी उनको चलेगा और हमारे बिना भी उनको चलेगा। तो ये प्री टीन एज में हमें ध्यान में रखना है कि इंटरडिपेंडेंसी वाला स्टेज हम लोग पहुंच जाए। लेटर ऑन जैसे ही हम लोग लेटर प्री टीन एज में आते, यानी आप मान लो कि 11-12 ईयर्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो तब हमें ध्यान में रखना है कि वो इंटरडिपेंडेंसी को धीरे धीरे अब हम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चीजों में तो हमें उनको एक्सेस करना ही पड़ेगा, बट जो चीज वो खुद से कर सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत माइनर सी चीज है कि जिसको वो अकेले हैंडल कर पाएंगे, तो वैसी सिचुएशन में हमें उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना है। कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक का कुछ सिंपल सा काम है, तो बच्चों को भेज देंगे कि चलो ठीक है, ये फॉर्म आपको वहां से लेके आना है, तो आप लेके आओ खुद से, आप खुद ही करो, और घर पे लेके आओ, और फिर आपको कैसे फिल करना है वो सारी चीजें हम साथ में बैठ के करेंगे। तो किस तरीके से डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी का हमें जर्नी कंप्लीट करना है, वो इस एज में हमें बहुत ज्यादा क्रूशली ध्यान में रखना है। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो रिबेलियसनेस भी बढ़ सकता है, या तो फिर डिपेंडेंसी भी बढ़ सकेगी, राइट। और ये दोनों अगर बढ़ गए तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो हमें ही होना है।
तो ये चीज़ों का हमें उस हिसाब से ध्यान में रखना है। फिर बात करेंगे सोशल एंग्ज़ायटी की। अब काफ़ी सारे बच्चों को उनको शायद सिंगल बच्चे हैं या तो फिर इवन अगर उनके सिबलिंग्स भी हैं, तो कुछ-कुछ बच्चों का नेचर ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं। जल्दी से लोगों के साथ मिक्स नहीं होते या तो फिर कोई नए लोग घर पे आ जाएँगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनके दोस्तों के अलावा कोई और दोस्त से उनको मिला देंगे तो उनको फ्रेंडशिप्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसी सोशल एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन में हमें धीरे-धीरे उनके ऊपर काम करना है कि धीरे-धीरे करके हमने सबसे पहले तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करना है कि कैसे वो नई-नई जगह पे सेट हो, कैसे वो सोशल सिचुएशन में अपने आप को अडैप्ट करे, अपने आप को उनके अंदर ढाले। बिकॉज़ जितना ज़्यादा उनको हम अकेले छोड़ेंगे कि जहाँ पे खुद से ही उनको सारी चीज़ें करनी है, तो सोशल एंग्ज़ायटी वाला फ़ेज़ वो जल्दी से रिकवर कर पाएँगे या तो फिर जल्दी से उससे बाहर निकल पाएँगे, राइट? अगर इस एज में प्री-टीन एज में हमने उनको डिपेंडेंसी में ही रखा, इंडिपेंडेंसी की तरफ नहीं लेके गए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उनको सोशल अगर एंग्ज़ायटी हो रही है, तो धीरे-धीरे उनको बताएँ कि आप नई-नई सिचुएशन में जाओ या तो फिर उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएँ कि जहाँ पे उनको अपने से अलग-अलग चीज़ों को मैनेज करना है, अलग-अलग सोशल सिचुएशन को मैनेज करना है। जैसे कि उनको कुछ कोई ग्रोसरी से कोई सामान लाने के लिए भेज दिया, जैसे हमने बोला कि बैंक में कुछ काम था तो बैंक में भेज दिया। अगर कोई दूसरी जगह पे अगर ट्यूशन में उनको बातचीत करनी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन चेंज करना है तो नई ट्यूशन वाले जगह पे बातचीत करी तो वहाँ पे हमने उनको फ़ोन करने के लिए बोल दिया। तो उस हिसाब से धीरे-धीरे हम उनकी सोशल एंग्ज़ायटी को दूर कर सकते हैं, राइट? सो ये चीज़ का ध्यान में रखना है। फिर आता है सीक्रेट कीपिंग। अब इस एज में प्री-टीन एज में धीरे-धीरे सीक्रेट अपने पास रखना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि शायद अगर मेरे पेरेंट्स को बता दिया तो वो शायद मुझे डाँटेंगे, मुझे बोलेंगे तो ये सिचुएशन मुझे फेस नहीं करनी। या तो फिर कभी-कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट रह के आपको कुछ चीज़ें बता दी, बट उसके बाद का सिचुएशन ऐसा हुआ कि आपने उनको डाँट दिया या तो फिर बोल दिया बहुत ज़्यादा, तो अब वो दूसरी बार जब ये चीज़ बताने का सोचेंगे या तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे बतानी है, तो 2 बार सोचेंगे कि मैं बताऊँ तो क्या हो पाएगा? क्या इसका रिएक्शन आएगा? तो धीरे-धीरे उस सारी चीज़ों की वज़ह से भी सीक्रेट कीपिंग उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकेगा। तो यहाँ पे हमें एज़ पेरेंट्स ये ध्यान में रखना है कि अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो शायद सेंसिटिव भी हो सकती है, इनसेंसिटिव भी हो सकती है। इनसेंसिटिव इन अ वे कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ में हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उनकी बातचीत को हम लोग सुन रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड करें। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन अगर हमारा भी होगा तो दूसरी बार सोचेंगे कि मुझे मेरे पेरेंट्स को बताना है कि नहीं बताना है, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब शांति से वो हमारे पास आके बता रहे हैं तो उनको शांति से सुनो, उसके बाद उनके साथ शांति से बात करनी है। शांति से बात नहीं करेंगे तो सीक्रेट कीपिंग बढ़ता जाएगा और अगर बढ़ ही चुका है तो धीरे-धीरे हम उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दें कि जहाँ पे उनको हम लोग बताएँ कि दिस इज़ अ सेफ एनवायरनमेंट आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये रियलिटी सेट करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि दिस इज़ हाउस का एनवायरनमेंट जो है, हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा सेफ है और यहाँ पे आके आप कुछ भी बात कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद की तरफ से ही चीज़ें शेयर करना शुरू कर दो कि भई आज आपके ऑफ़िस में ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके कोई चाइल्डहुड की ऐसी कुछ बातें हैं कि जो आपको शायद शेयर करनी हो, तो वो सारी चीज़ें बताओ तो अल्टीमेटली धीरे-धीरे उनको लगेगा कि नहीं, ये एक सेफ एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं और अब मेरी भी ऐसी सिचुएशन है कि मैं भी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसा करके हम उनको सीक्रेट कीपिंग वाली जो बिहेवियर है, उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं और धीरे-धीरे हम जिस तरीके से चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन चुके हैं कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, मुझे ये वाला जीन्स खरीदना है तो खरीदना ही है। तो स्टबर्ननेस अगर है तो सबसे पहले हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें फॉलो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप कितना भी ज़िद करेंगे, आपका ज़िद कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार हमने उनका ज़िद पूरा कर दिया, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा मैं मेरे पेरेंट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करूँगा ना, तो शायद वो मेरी बात मान जाएँगे। तो भले वो रोए-धोए, कुछ भी करे, बट जो स्ट्रिक्ट रूल्स हमने बनाए हैं उसको फॉलो करने ही है तो करने ही। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो स्टबर्ननेस और से और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिर
भले ही उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा आ रहा है, लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, बट यहाँ पे इस एज में हमें ध्यान में रखना है कि जो रूल्स हमने बनाया है उसको तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ दिया तो उनका स्टबर्ननेस धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले रूल्स एस्टेब्लिश करने हैं। दूसरा चीज़ हमें अगर उनके अंदर बिहेवियर चेंज दिख रहा है तो उनको प्रेज़ करना है। प्रेज़ यानी उनकी तारीफ़ करनी कि अच्छा आई एम लाइकिंग दिस। आप जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, कि आपको चाहिए ही चाहिए होता था, बट अब जिस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, आई एम लाइकिंग दिस न्यू बिहेवियर, कीप इट अप। ऐसा करके उनको प्रेज़ करना है, उनकी तारीफ़ करनी है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स सबको तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, प्री-टीन्स को भी अच्छा लगता है, राइट? तो उनकी तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ करने से क्या होता है कि धीरे-धीरे बिहेवियर उनके अंदर कल्टीवेट होना शुरू होता है। मतलब धीरे-धीरे उनके अंदर वो बिहेवियर हमें और से और ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो स्टबर्ननेस के बिहेवियर को इस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकेंगे और इस तरीके से उसको चेंज कर पाएँगे, राइट? अब बात करेंगे मूड स्विंग्स के बारे में। अब व्हाट इफ बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब प्री-टीन्स को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे, बहुत ज़्यादा अभी अगर खुश है तो शायद कभी-कभी वो सैड भी हो जाएँगे, रोना शुरू कर देंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा या तो फिर कोई-सी भी छोटी-सी बात पे वो रूठ जाएँगे, वो रो देंगे। ऐसी बहुत सिंपल सी बातें होती हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है बट उसमें भी उनको बुरा लग सकता है। तो वो सिचुएशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको बस एक ओपन स्पेस देना है कि जहाँ पे वो खुद की इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाएँ, खुद की इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। बिकॉज़ जितना ज़्यादा खुद की इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा क्लियर हो पाएँगे कि ये बिहेवियर मुझे क्यों हो रहा है और मुझे किस वजह से आ रहा है, राइट? तो उसका अगर रीज़न मिल जाएगा तो रीज़न से उसको मैनेज करना उनके लिए भी ईज़ी हो जाएगा और हमारे लिए भी ईज़ी हो जाएगा। तो मूड स्विंग्स में कुछ भी नहीं करना है, लेट देम एक्सपीरियंस, लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस हमारे सामने और कहीं भी। बट अगर ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो शायद एक्सट्रीम ही कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उनको मैनेज करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली ये ध्यान में रखना है कि उनको एक ओपन स्पेस दें कि जहाँ पे वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएँ। अब इस एज में हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चों को कभी भी हम लोग दबा के नहीं रख पाएँगे। अगर प्री टीन एज में हम लोग उनको दबा के रखेंगे, तो टीन एज में वो स्प्रिंग जितना भी दबाते हैं, उतना ज़ोर से उछलती है, हम सबने सुना है। तो फिर टीन एज में हमें ये देखने को मिलेगा कि वो बहुत से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हमें उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो उनके मूड स्विंग्स को भी हमें बेहतर तरीके से मैनेज करना है, तो उसके लिए उनको एक ओपन स्पेस देना है और उनको अंडरस्टैंड करना, उनके साथ बातचीत करनी है। ओपन कम्युनिकेशन होगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे-धीरे उसको मैनेज कर पाएँगे, राइट? अब आगे की बात करें तो सोशल मीडिया यूज़ आफ्टर कोविड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वुड बी हैविंग दिस कंप्लेंट कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे रहता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे रहता है और गेम्स वगैरह भी ऑनलाइन ही खेलते रहते, दोस्तों से बात भी ऑनलाइन ही करते रहते और कभी भी उनको पूछो तो बोलते हैं कि वो तो पढ़ाई कर रहे थे, हम तो कुछ पढ़ रहे। तो ये चीज़ आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बी हैविंग दिस कंप्लेंट। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि उनके साथ अलग-अलग एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ऑफ़ कोर्स हम सब भी अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं, बट जभी भी हम लोग घर पे हैं, तो घर घर वाले जभी भी हम सबका साथ में एक टाइम ऐसा होगा ना कि जहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में होते, तो उस टाइम पे ध्यान में रखना है कि कुछ ना कुछ रूल्स एक तो हमें एस्टेब्लिश करने हैं कि खाने के टाइम पे टीवी नहीं देखना है, खाने के टाइम पे ना किसी को मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करना है, ऐसे कुछ रूल्स ऑफ कोर्स बनाने हैं। तो इस टाइम पे फैमिली का जब साथ में टाइम होता है तब क्या करना है? तो साथ में बैठ के सब बातचीत करेंगे, तो धीरे-धीरे ऑफ कोर्स ये एस्टेब्लिश होगा कि अगर एक बार ये बिहेवियर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे धीरे-धीरे करके हमें ये बिहेवियर को थोड़ा-सा चेंज करना है, तो उनको क्या कर सकते हैं कि उनको हमने अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया कि उनको हमने बोला कि आप आज किचन में ये चीज़ करेंगे या तो फिर उनको हमने बोला कि आप वेजिटेबल्स चॉप करके दो। सो अल्टीमेटली उनको इंक्लूड करना है हाउस होल्ड जो भी सारी अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। फोर्स नहीं करना है, उनको इनिशियली अगर इंक्लूड होना है तो ही करेंगे, बट धीरे-धीरे एक घर का ही एनवायरनमेंट ऐसा बना देंगे कि सबकी एक अलग-अलग ड्यूटी होती है कि भई कपड़े ये फ़ोल्ड करेंगे और रात के खाने में चॉपिंग वगैरह सब ये करेंगे। तो इस हिसाब से सबकी एक ड्यूटी हम लोग बना देंगे एंड धीरे-धीरे ये बिहेवियर ऑफ कोर्स बच्चों के अंदर, प्री-टीन्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए हमें बच्चों को कहीं न कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड चोर्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उनसे अ,
कुछ फन सा खाना भी बनवा सकते हैं, या तो फिर साथ में बैठ के कोई गेम खेल सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें करेंगे तो धीरे-धीरे जो फैमिली का टाइम होगा, वो टाइम के ऊपर सोशल मीडिया कम यूज़ होना होगा, या तो फिर बंद ही हो जाएगा, राइट? और फिर धीरे-धीरे इसको हम लोग अलग-अलग ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि दिन में आपको ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उसको इसी तरीके से यूज़ करनी है, इतने ही टाइम के लिए यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं, राइट? तो इसमें भी हमें रूल्स एस्टेब्लिश करते जाना है, और उस हिसाब से सोशल मीडिया यूसेज को रिड्यूस करते जाना है, बिकॉज़ अब एज ऐसी है कि इसमें हम लोग बच्चों को ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोल पाएँगे आपको नहीं ही करना है, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम सब भी सोशल मीडिया या तो फिर टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते। तो बच्चे भी ऑफ कोर्स हमें देखते हैं, हमें देख के सारी चीज़ें सीखते हैं, और ऑफ कोर्स उनका भी कुछ ना कुछ चीज़ें उन उसके ऊपर इम्पोर्टेंट होती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया उनको गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, बट सही सही तरीके से भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि उसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकेंगे, बट उसको मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग अलग-अलग एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जहाँ पे हम सब शांति से बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ हम लोग सोशल मीडिया का यूसेज भी कम कर पाएँगे। अब बात करते हैं पीयर इन्फ्लुएंस के बारे में। तो पीयर इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है कि ये एज में हम कभी भी उसको उनसे अलग नहीं कर पाएँगे, राइट? तो बच्चों को बस इतना सिखाना है कि आप जो भी पीयर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो फिर आपके जो भी दोस्त हैं, वो दोस्त आपके कैसे होने चाहिए। तो अल्टीमेटली हम उनको यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, या तो फिर उनसे इस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल होने चाहिए, ना कि आपको नुकसान पहुँचाने वाले। तो उसके लिए भी हम उनको ये फ़ोर्स तो नहीं कर सकते, नहीं कर पाएँगे कि आपको ये वाला दोस्तों के साथ बातचीत नहीं करनी है, और वैसा करना और वैसा ही करना है, राइट? बिकॉज़ अगर ऐसा करेंगे तो अगेन वो जो रिबेलियसनेस वाला फ़ेज़ होगा, वो हमें और ज़्यादा बढ़ता दिखेगा। तो पीयर इन्फ्लुएंस में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि उनको एक ऐसा उनके अंदर एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग बिठा देना है कि कौन-सी चीज़ उनके लिए राइट है और कौन-सी चीज़ें उनके लिए रॉन्ग है, राइट? कौन-सी चीज़ उनको यूज़फुल होने वाली है, कौन-सी चीज़ उनको यूज़फुल नहीं होने वाली। अगर एक बार उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, उसके बाद कोई भी टाइप का पीयर इन्फ्लुएंस होगा, उसको वो मैनेज कर पाएँगे खुद से। तो इनिशियली हमें उनको असिस्ट करना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके दोस्तों के पास से जो आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। तो उसमें भी उनके साथ सिर्फ़ ओपन कम्युनिकेशन ही करना है, ना कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना है, उनको डाँटना है। अगर फ़ोर्स कर दिया, डाँट दिया, तो वो और से और ज़्यादा वो सारी चीज़ें कर लेंगे, या तो फिर अपने अंदर ले लेंगे। तो इस एज में हमें सबसे क्रिटिकल ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उनसे ओपन कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो हमें सीखना है। ओपन कम्युनिकेशन करना आ गया, दैट मीन्स कि हम सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज कर पाएँगे, राइट? उसके बाद इस एज में काफ़ी सारे बार प्री-टीन्स को बॉडी इमेज इश्यूज़ भी होते कि भई मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो मेरे तो बियर्ड नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा बहुत कम-कम ऐसा बियर्ड आ रही है, और मेरे सारे दोस्त हँस रहे हैं, मैं बहुत पतला हूँ। तो ये इमेज इश्यूज़ बच्चों को होंगे। तो यहाँ पे भी उनको कुछ नहीं करना है, बस उनको कॉन्फिडेंट फ़ील करवाना है कि आप जैसे हैं, आप बेस्ट हैं, और आपके फ्रेंडशिप्स जो है, ये आपकी चीज़ों के ऊपर मेंटेन नहीं करता, मैनेज नहीं करता, आई मीन डिपेंड नहीं करता है। आपकी जो फ्रेंडशिप है, वो इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हैं, अंदर से आप कैसे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ये बनाए रखना है कि उनकी बॉडी इमेज को सबसे पहले तो उनको कॉन्फिडेंट फील करवाना है कि आप जैसे हैं परफेक्ट है, और ये दिस इज जस्ट एन एज। अगर आप लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप थोड़े से मोटे हो गए हो, तो आप मैनेज करो, खाने के ऊपर कंट्रोल करो, आप ये चीजों के ऊपर कंट्रोल करो, उस हिसाब से आप बॉडी को मैनेज करो। अगर बहुत ज्यादा पतले है, तो उस हिसाब से आप खाना खाओ, सो दैट आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप बन सकते हैं, राइट? बट इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त अलग-अलग दोस्त कुछ भी बोलेंगे, आपको शायद चिढ़ाएँगे भी, बट दैट इज़ ओके, इट्स ओके। दिस इज़ जस्ट अ फेज़, और ये भी निकल जाएगा। तो बॉडी इमेज के लिए भी हमें उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करना है, उनको समझाना है कि ये सारी चीज़ें आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करना होना चाहिए। आप कैसे इंसान हैं, वो चीज़ों के ऊपर आपकी फ्रेंडशिप बननी चाहिए, राइट? तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट आपको लूज़ नहीं करना है, और अगर कोई दोस्त आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं, तो वो जेन्युइनली आपके दोस्त हैं ही नहीं, राइट?
तो सबसे उनको हमें गाइड करना है कि आपके बॉडी इमेज इश्यूज को भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे भी अगर हमारे मैनेज कर पाने वाले लेवल पे है तो हम मैनेज कर पाएंगे, बट बहुत सारी बार बच्चों को ऐसा इश्यू हो जाता है कि वो हम भी मैनेज नहीं कर पाते, खुद भी मैनेज नहीं कर पाते, तब हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्लीज 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 पेरेंट्स, ये चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है कि कभी भी हम लोग कोई साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारे बच्चों को पागल बना रहे हैं या तो हमें पागल टर्म कर रहे हैं। बस उनका जो इश्यू है हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इश्यू सॉल्व हो पाएगा। अगर ये इनिशियल स्टेज में ही नहीं किया तो ये इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो मैनेज करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए अगर प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत भी पड़ी तो दैट इज ओके। हमें उनको ठीक तरीके से मैनेज करना है और उनको एक सही राह दिखानी है, सो दैट वो खुद के कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज ना करें। इस हिसाब से उनके बॉडी इमेज को भी हम लोग मैनेज करेंगे। तो अल्टीमेटली यही है कि प्री टीन एज इज द फाउंडेशन फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स लेटर लाइफ विथ ईच अदर। सो बेसिकली बस ये स्लाइड में यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि प्री टीन एज इज द फाउंडेशन फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स लेटर इन लाइफ विथ ईच अदर। बिकॉज प्री टीन एज में अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, अच्छे से फाउंडेशन का बिल्ड हो गया, तो टीन एज हो गया या तो फिर एडल्ट एज हो गया, वहां पे रिलेशनशिप को मेंटेन करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा, राइट? तो बहुत स्मूथ तरीके से जाएगा, बस यही चीजों का ध्यान में रखना है। सो बहुत कुछ कुछ बहुत सिंपल सी चीजों का हमें ध्यान में रखना है, दैट इज उनको टोकना नहीं है, उनके साथ बहुत ज्यादा फोर्सफुली बातचीत नहीं करनी है। एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना है कि जहाँ पे हम भी हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, वो भी हम उनके ओपिनियंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बिकॉज ओपन एनवायरनमेंट जितना होगा उतना प्रॉपर तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बना पाएंगे और उतना ही अच्छी तरीके से उनके बिहेवियरल जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मैनेज भी कर पाएंगे और उनको खुद को भी बता पाएंगे दिस इज टोटली ओके, आपको कैसे मैनेज करना है। उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम आपको यहाँ से बताएंगे, राइट? सो हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा तो ये जो भी सारी सिचुएशन हम लोग फेस करेंगे उसको ठीक तरीके से टैकल कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, राइट पेरेंट्स? तो बस टीन एज और प्री टीन एज में यही था हमारी तरफ से। जो भी 4 सेशन के अंदर हमने बात की थी वो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकेंगे, जहाँ पे हम लोग ये सारी अलग अलग चीजों के बारे में यूजुअली अपलोड करते रहे, right? So, thank you, parents. Thank you for involving and thank you for watching this video. Thank you, parents.